हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का अर्थ होता है जिसको व्यवहार द्वारा सिद्ध किया जा सके, उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत व्यवहार में अंतर होता है। जो लोग ये बात कहते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि वो सिद्धांत की कमियां मानी जाती हैं, व्यवहार की कमियां मानी जाती हैं। वो अंतर नहीं होता। सिद्धांत का अर्थ ही होता है कि जिसको सिद्ध किया जा सके, जिस व्यवहार को सिद्ध किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत व्यवहार में वो थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। वो भी जो है वो जो इसको आलोचना कहते हैं, उसको आलोचना के रूप में हम लोग देख सकते हैं, तो उसे सिद्धांत कहते हैं। अधिगम क्या होता है? मानव व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लेना। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो कहा जाएगा कि अधिगम हो रहा है। समाज क्या होता है? समाज वहाँ है जहाँ संबंध पाए जाते हैं। किसी समाज ही सर्वत्र है, समाज ही सब कुछ है। जहाँ संबंध है वहाँ समाज है। वह सजीव के बीच में हो सकता है, निर्जीव के बीच में हो सकता है, सजीव निर्जीव के बीच में हो सकता है, सजीव के बीच में हो सकता है। यानी किसी भी प्रकार से अगर आपका संबंध है तो वहाँ समाज है। वास्तव में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का पूरा जीवन ही, प्रत्येक जीव जंतु का जीवन किसी न किसी संबंधों के आधार पर ही जुड़ा होता है। लास्ट में अगर इस संबंध का अंतिम निष्कर्ष खोजेंगे तो सबका संबंध विधाता से है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ संबंध पाए जाते हैं, जिस रूप में संबंध पाए जाते हैं, वही क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। वहाँ समाज पाया जाता है। हाँ, रह गई बात कि मनुष्यों की बात हो रही तो मनुष्य का विकास, सामाजिक विकास संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करता है। जैसे संबंध को जैसा वह महत्व देगा वैसा उसका सामाजिक विकास होगा। यानी व्यक्ति जिस संबंध को जितना महत्व देगा, जितना क्रिया द्वारा उसको करेगा, जितना उस पर चलेगा, वैसा ही उसका क्या होता है? स्वरूप बन जाता है, उसका व्यक्तिगत स्वरूप होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ उसका संबंध नहीं है वहाँ पर उसका कोई दायित्व नहीं है, भले ही वो ना करे। जैसे अगर आप शत्रु को देखें तो शत्रु से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, लेकिन है क्या कि शत्रु को छोड़ देने से क्या उसकी शत्रुता या उसका दुर्व्यवहार खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं। जो व्यापक हृदय वाला होता है वो शत्रु से भी प्रेम करके उसमें सुधार ही करता है, या उसका जो है उस नेचर को समाप्त करके अच्छे नेचर का प्रारंभ कर देता है। तो यानी आप ये देखें तो शत्रु और मित्र में, चाहे आपको पसंद हो या न पसंद हो, प्रेम हो या घृणा हो, या आपका लाभ हो या हानि हो, दोनों परिस्थिति में किसी न किसी प्रकार के संबंध बनते ही हैं। और उस संबंधों के आधार पर व्यक्ति का महान व्यक्तित्व या नेचर बनता है। जैसे रामचंद्र जी, अगर रामचंद्र जी को हम लें तो रावण से अगर भगवान रामचंद्र जी शत्रुता किए तो शत्रुता में उसका जो है वो शत्रुता में अंत भले ही किए, लेकिन हुआ क्या? एक संबंध बना कि नहीं? शत्रुता के कारण से संबंध बना। उस संबंध का परिणाम ये हुआ कि रामचंद्र जी भगवान हो गए, भगवान के रूप में सिद्ध हो गए। कहने का हमारा ये मतलब है, ऐसा नहीं कि संबंध जो हमारे अनुकूल है उसी अनुसार आपका व्यक्तित्व बनेगा। प्रतिकूलता भी आपके व्यक्तित्व को बढ़ाती है, जन्म देती है। अनुकूलता भी व्यक्तित्व को बढ़ाती है और जन्म देती है। जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी सफलता, उतना बड़ा नाम, उतना बड़ा स्थान। इसलिए मनुष्य का जो संबंध है यह बहुत व्यापक है, विस्तृत है, व्यवस्थित है, गहन है, सूक्ष्म है, समस्यात्मक है, सुधारात्मक है, विकासात्मक है, न्यायात्मक है, धर्म सत्य पर है, धर्म इत्यादि। अगर ये देखा जाए तो मनुष्य के जो संबंध है वो अनेक प्रकार से हैं। फिर भी हम प्रमुख रूप से बता रहे हैं आपको। जो यहाँ संबंध की बात की गई है तो यह संबंध जीवन के लिए हो सकता है, व्यक्तिगत शरीर से, प्राण से संबंधित है। उसके लिए हमारा जैसे साफ सफाई रखना, उसका देख रेख करना, गंदी चीज़ों का त्याग करना, मलमूत्र का त्याग करना, यानी हमारे जीवन से संबंधित है। स्वस्थ रखना, दुखों को दूर करना। तो इस प्रकार से अगर हम जीवन से संबंधित संबंध देखें तो हमको सुख पहुँचाने वाला, दुख पहुंचाने वाला, दुख को दूर करते हैं, सुख को बढ़ाते हैं। उसी तरह से अपने जीवन के लिए करते हैं, खाते पीते हैं। उसी तरह से जो हमारी चीज़ें बेकार है उसे हम त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से ये संबंध हमारी इच्छाओं से भी बनते हैं। हमारी इच्छा ये है कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, तो इस संबंधों की इच्छा के लिए पूर्ति और
जो इच्छा पूरी हो गई है फिर समाप्त हो जाती है, यानी त्याग कर देना, या जो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही उसको भी त्याग कर देना। उसी तरह से परिस्थितियों के अनुसार जो हमारी अनुकूल परिस्थितियां हैं वहाँ हम रहना चाहते हैं, वहाँ विकास करना चाहते हैं। जो प्रतिकूल परिस्थितियां उससे हम दूर हटते हैं या उससे संघर्ष करते हैं या हम उसमें समायोजन की प्रवृत्ति अपनाते हैं। इस प्रकार से परिस्थितियों से समायोजन और असमायोजन संबंधी व्यवहारों में तालमेल बैठाते हैं। इसके कारण से भी संबंध बनते हैं। दूसरे व्यक्तियों से लाभ हानि, मान सम्मान इत्यादि के कारण से भी क्या होते हैं, संबंध बनते हैं। यानी जीवन के आधार पर भी हमारे संबंध बनते हैं, इच्छाओं के भी आधार पर संबंध बनते हैं, परिस्थितियों के आधार पर भी मुख्य रूप से संबंध बनते हैं। दूसरे व्यक्तियों से लाभ हानि इत्यादि के आधार पर भी क्या होते हैं, सुरक्षा इत्यादि के आधार पर भी क्या होते हैं, संबंध बनते हैं। अब इस प्रकार से जो संबंध है, ये जो संबंध हैं और व्यक्तिगत रूप से अगर हम विचार करें तो जो व्यक्ति जिस संबंध को जिस रूप में देखता है वही उसका क्या होता है, सामाजिक विकास का आधार बन जाता है। जैसे कुछ लोगों को सामाजिक सेवा नहीं पसंद है तो सामाजिक प्राणी नहीं है, लेकिन वह व्यक्तिगत अवधारणा में आ चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति को समाज बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो समाज के लिए ज़्यादा करता है। यानी जो मनुष्य का जो जीवन है वह समाज के दृष्टिकोण से उसके संबंधों के महत्व देने के आधार पर ही उसका क्या होता है, उसके विकास होता है। उसका ह्यूमन डेवलपमेंट में एकदम मानवीय गुणों का क्या होता है, विकास होता है। और वह मानवीय गुणों का जो विकास है अनेक चीज़ों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर हम बात करें तो व्यक्ति के अंदर व्यवहारिक क्षमता कैसी, यानी दूसरे के संग उसका व्यवहार कैसा है, संबंध को कितना महत्व देता है, कितना वह संबंध के आधार पर त्याग करता है, समय देता है, सहानुभूति रखता है, दया रखता है, उदारता रखता है, त्याग करता है इत्यादि जो व्यवहारिक क्षमताओं के आधार पर भी उसका मानव विकास निर्भर करता है या उसका सामाजिक विकास भी क्या करता है, निर्भर करता है। उसी तरह से अपेक्षाएं, यदि व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से क्या अपेक्षाएं रखता है, व्यक्तिगत रूप से अपेक्षाएं वो स्वयं से क्या करना चाहता है, इस पर भी उसका मानव विकास निर्भर करता है, सामाजिक विकास निर्भर करता है। वह दूसरे की अपेक्षाओं से क्या चाहता है, दूसरे की अपेक्षा कितना महत्व देता है, जैसे माता पिता या गुरु की आज्ञा का कितना पालन करता है, या दूसरे की अपेक्षाओं के आधार पर भी उसका जो है विकास निर्भर करता है, उसका सामाजिक विकास का भी नेचर निर्भर करता है। उसी तरह से अगर किसी चीज़ को वह पाना चाहता है तो उसके पास प्राकृतिक रूप से या अर्जित योग्यताएं कितनी हैं, कैसी हैं, तो उस योग्यताओं के आधार पर ही उसका जो है सामाजिक विकास या संबंधों के विकास या कहें उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। उसी तरह से विषय का महत्व, किसी चीज़ को कितना महत्व देता है, ज़्यादा महत्व देता है तो ज़्यादा उसका उस क्षेत्र में उसका ज़्यादा स्वरूप का विकास होगा, कम महत्व देता है तो कम विकास होगा। यानी वो किसी विषय को कितना महत्व देता है उसके आधार पर भी उसका मानव विकास या सामाजिक विकास निर्भर करता है। उसी तरह से परिस्थितियों के अनुकूल जो परिस्थिति है, अगर उसमें परिस्थिति के अनुकूल हो जाता है तो वही परिस्थिति बनी रहती है। और उस परिस्थिति में अगर प्रतिकूलता वो प्रदर्शित करता है तो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार प्रतिकूलता के आधार पर उसका सामाजिक नेचर विकसित होता है। जैसे गांधी जी गुलामी की परिस्थिति को उन्होंने समायोजित स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसकी प्रतिकूलता करते करते एक समय ऐसा आया कि उन्होंने उस स्थिति को पलट दिया, स्वतंत्रता में बदल दिया। तो इसी तरह से जो परिस्थितियां हैं अगर अनुकूल है तो उसी समय परिस्थिति में ढल जाता है, प्रतिकूलता करता है तो जितनी उसके पास क्षमता होगी वैसा उसका नेचर बनेगा। उसी तरह से हम संदर्भ का भाग, यानी संदर्भ का मतलब होता है स्रोत का भाग का यहाँ तात्पर्य है कि वो कैसी कहाँ से उसका संबंध है। उच्च संस्कार का है तो उच्च ढंग का उसका जो है व्यक्तित्व का विकास होगा, अच्छे साथी हैं तो अच्छे ढंग से उसका विकास होगा, अगर पढ़ाई का उसका स्रोत अच्छा है तो ज्ञान अच्छा होगा, समाज में अच्छी पकड़ है तो उसका सामाजिक व्यक्तित्व और मतलब क्रेडिट वाला होगा, मान सम्मान वाला, कार्य वाला होगा। यानी संदर्भ का भाग वह किस स्रोत से कौन सी चीज़ ग्रहण करता है, इस आधार पर भी उसका ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास निर्भर करता है। मानव विकास का सामाजिक स्वरूप भी निर्भर करता है। संगठनात्मक स्वरूप, वह किस कार्य के लिए कितना संगठित होकर कार्य करता है, एकाग्र होकर कार्य करता है, सभी योग्यताओं क्षमताओं को एक साथ जोड़ करके कितना कार्य करता है, इसके आधार पर भी उसका विकास निर्भर करता है। जितना ही उसका चित्त और व्यवहार और सोच समझ बिखरी रहेगी उतना ही छोटा व्यक्ति बनेगा लेकिन समाज में रहेगा। तो कहने का मतलब जितना ही संगठित होता है उसका व्यक्तित्व, योग्यता, क्षमता, सोच समझ, उतना ही उसका ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास अधिक होता है, सामाजिक विकास अधिक होता है। उसी तरह से अगर हम देखें संबंधों की, तो संबंध का ये तात्पर्य होता है वह ये संबंधों को कितना महत्व देता है, योग्यता क्षमता को कितना महत्व देता है, योग्यता क्षमता के आधार पर संबंधों को कितना महत्व देता है। जैसे आपको कोई गायक अच्छा लगता है, आप भी गाना शुरू करते हो तो आपने गाना की वजह से संबंध बना। उसी तरह से जन्म के आधार पर संबंध, अर्जित
और इच्छाओं के आधार पर संबंध, योग्यताओं के आधार पर संबंध, सफलता के आधार पर संबंध, यानी जो संबंधों का स्वरूप होगा उसके आधार पर उसका जो है व्यक्तित्व का उसका मानव विकास होगा या उसका सामाजिक विकास। इस तरह से आदत, उसकी आदत कैसी है, अगर अच्छी आदत है तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा, खराब आदत है तो विकास कम होगा, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह से अभिवृत्ति, वह किस में रुचि ज़्यादा लेता है, उसका नेचर कैसा है। यदि वह अभिवृत्ति उसकी अच्छी है, उसकी सोच समझ, दृष्टिकोण, जिज्ञासा अगर अच्छे प्रकार की प्रवृत्ति का है, अच्छे प्रकार के नेचर का है, तो उसका जो है मानव विकास का स्वरूप भी अच्छा होगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, व्यक्ति के जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, वह समाज के विभिन्न घटकों के आधार पर उसका परिणाम बनता है। यानी इन सब का जो है योग ही क्या है, और बहुत सारी योग्यता है, इन सब का योग व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से सामाजिक स्वरूप का निर्माण कर देता है। फिर भी हर समाज का अपना परिस्थितियों के अनुसार अपना अपना नेचर होता है। हर समाज का क्या होता है, परिस्थितियों के अनुसार उस समाज का अपना अपना नेचर होता है, क्योंकि उस समाज में संबंध, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, क्रियाकलाप इत्यादि सब अपना पाए जाते हैं। जो प्रकृति जो है उस स्थान के लिए, उस समाज के लिए, उस व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित की रहती है या वैसा पाया जाता है। तो हर समाज का अपना अपना नेचर होता है। इस सामाजिक नेचर को विभिन्न योग्यताओं को व्यक्तिगत आधार पर होने के कारण से उसका सामाजिक विकास व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न होता है। फिर भी सामाजिक समानता में वह समाज का प्राणी होता है, यानी सामाजिक रूप से भी होता है। फिर भी व्यक्तिगत रूप से सामाजिक संबंधों में उसकी जो विकास होता है थोड़ा भिन्न होता है। फिर भी इस सामाजिक समानता के आधार पर हम लोग सामाजिक नेचर के आधार पर, सामाजिक समानता के आधार पर हम लोग सामाजिक सिद्धांत के वेंडूरा को जो है सामाजिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि कोई व्यक्ति समाज के अनुकूल व्यक्तिगत योग्यता क्षमता के आधार पर किस प्रकार से सामाजिक प्राणी बन जाता है, किस प्रकार से उसका सामाजिक विकास होता है। उस सिद्धांत को अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वह संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करता है, यानी एक व्यक्ति का इन क्षेत्रों से व्यक्तिगत रूप से जो संबंध बनेगा वही उसके सामाजिक विकास का आधार होगा, वही सामाजिक गतिविधियों के सीखने का आधार होगा। इसीलिए इसको जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।